अपनी स्वधर्म को पहचान कर ही चुनाव करना चाहिए अपनी फील्ड का, क्योंकि यदि आप सही रास्ता पकड़ लेंगे अपने भविष्य के लिए तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, विद्यार्थी बहुत प्रयास भी करते हैं, उसके बाद भी सफल नहीं हो पाते। और दूसरा सेल्फ स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको अंततः अकेले बैठ के ही याद करना है, कोई आपको याद नहीं करा सकता। क्या दोनों की तैयारी साथ में करना चाहिए या पहले मेंस और फिर प्री तैयारी करनी चाहिए? 3 महीने में लगभग बहुत मुश्किल रहता है कि पेपर निकल पाए। जो व्यक्ति रिवीजन कर रहा है ना, वो निश्चित तौर पे एग्जाम निकाल लेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और बाहर के लोग कितना भी बोलते रहे कि परीक्षा कठिन है, आपको अपने आप से लग रहा है ना कि हम कर लेंगे, तो आप कर लेंगे। मुख्य परीक्षा की लगाई थी टेस्ट सीरीज, तो मैं लगातार ऋषु सर के कांटेक्ट में भी रहता था और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे हम टेस्ट दे सकते हैं, कैसे हम उत्तरों को स्मार्ट स्ट्रेटजी से हम उसको कवर कर सकते हैं। जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा से, तो कोई परीक्षा में सफल असफल होने के पश्चात भी आपको जीवन को ज्यादा महत्व देना है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, और कुछ खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है। दोस्तों, मैं शैली आनंद अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ सत्यमेव जयते संस्थान के पॉडकास्ट श्रृंखला कर्मगाथा में। आज इस श्रृंखला में हम बात करेंगे अमित लहरिया जी से, जिन्होंने एमपीपीएससी 2023 में सहकारिता विस्तार अधिकारी का पद प्राप्त किया है। अमित से बातचीत के दौरान पता चलता है कि उन्होंने गीता पाठ भी किया, तो रामचरितमानस से भी परिचित हैं। ऐसे ही कई उपन्यास और कथा कहानियां उन्होंने पढ़ी हैं जो उनके व्यक्तित्व में भी झलकती है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं अमित लहरिया जी से। अमित, बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मैम। तो अमित, कैसे आपको लगा कि एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहिए? ऐसी कोई कहानी, कोई प्रेरणा या किसी व्यक्ति से आप मिले हो और आपको लगा कि नहीं, मुझे भी अधिकारी बनना है? जी मैम, ग्रेजुएशन के दौरान मुझे अध्ययन के साथ में मुझे यह समझ में आया कि सामान्य अध्ययन करना मुझे रुचिपूर्ण लगता था, मुझे विषयों की जानना अच्छा लगता था, मैं इच्छुक रहता था इतिहास भूगोल को जानने के लिए, राजनीति को जानने के लिए, तो मुझे और साथ साथ मुझे समाज सेवा करना भी बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने यह क्षेत्र का चुनाव। तो सबसे पहले तो आप अपनी इसी क्रम में अपनी पारिवारिक और अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैम, मैं नरसिंहपुर जिले से आता हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय नरसिंहपुर से कंप्लीट हुई। उसके पश्चात मैंने कॉलेज एलएनसीटी भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। फिर अध्ययन के दौरान मुझे यह समझ में आया कि मुझे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब पीएससी की तैयारी करनी है, तो मैंने फिर वहाँ से इंजीनियरिंग को मतलब अलग करके फिर पीएससी की फील्ड चुनाव किया। और मेरे पिताजी श्री राम कथा वाचक हैं और माता गृहिणी है, बड़े भाई भी हैं मेरे साथ। अच्छा, तो राम कथा का वाचन घर में भी होता ही होगा, स्वाभाविक है कि माहौल वैसा होगा। जी। तो आपको उस माहौल से क्या अच्छा लगा, उससे क्या बेनिफिट हुआ आपको अपने जीवन में? जी मैम, घर का माहौल आध्यात्मिक है, संस्कारों से युक्त है, सकारात्मकता है, जो हमें जीवन की विषम परिस्थितियों में निकलने में काफ़ी सहयोग देती है। हमारे विचार हमेशा सकारात्मक है। ये तो सच है कि जब अध्यात्म से हम गुजरते हैं तो एक पॉजिटिविटी हमारे विचारों में, हमारे शरीर में बहने लगती है। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जी। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्तियों से जब मिलते हैं तो हमें भी बड़ा पॉजिटिव फील होता है। जी। तैयारी के दौरान आपको किन किन लोगों ने सहयोग किया? तैयारी के दौरान मेरे माताजी, पिताजी, बड़े भाई ने और गुरुजनों ने, मित्रों ने, पूरे परिवार का काफ़ी सहयोग रहा। और उस सहयोग के बिना कोई भी अभ्यर्थी ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच सकता, अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वो सीढ़ियां हैं जो हमें छत तक ले जाती हैं। उन सीढ़ियों पर हम कदम रखते हुए ऊपर पहुंच पाते हैं। यदि हमें सपोर्ट ना मिले, गुरुजनों का आशीर्वाद और उनका सही मार्गदर्शन ना मिले, तो हम कभी भी सफल ना हो पाए।
ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे गुरु हैं, ये जी, सीढ़ी की तरह होते हैं। निश्चित तौर पे। ये ना हो तो हम और छत तक हमें नहीं पहुंच हमें उनका सकते। सहयोग जीवन पर्यंत नहीं भूलना चाहिए। हम्म, उस उन शिक्षा को, उनके संस्कारों को हमेशा अपने स्वभाव में रखना चाहिए और आगे वाली पीढ़ी को हमें संचित करना चाहिए, हस्तांतरित उनको करना हस्तांतरित चाहिए। करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तैयारी आपने की, इतने जी, वर्षों का संघर्ष रहा, जी। लगभग कितने वर्ष आपने तैयारी की? मैम मेरा ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हो गया था। उसके पश्चात विभिन्न जो सरकारी परीक्षाएँ थी वो भी मैंने प्रयास किए थे, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऐसे कभी बहुत सारी परीक्षाएँ थी जिनमें मेरा चयन लगभग वेटिंग में रह गया। और फिर उसके पश्चात मैंने 2019 में शुरुआत की थी पीएससी की तैयारी की, और उसके बाद फिर कोविड का समय आ गया। कोविड का समय निकला, फिर स्वास्थ्य समस्याएँ भी रहीं, और फिर लगभग 4-5 साल की तैयारी है। उसके पश्चात मुझे 4-5 सफलता साल बहुत लंबा समय होता है। मिली। जी, जी। काफ़ी आपको इंतज़ार भी करना पड़ा। जी, जी। तो इतने लंबे इंतज़ार के बाद जब रिज़ल्ट आया होगा, जी। तो बेशक बहुत खूबसूरत लम्हा रहा होगा निश्चित वो। तौर पे 8 नवंबर का वो दिन था, मुझे आज भी याद है। लगभग 7 साढ़े 7 बजे रिजल्ट आया था, और लगातार फ़ोन आने लगे थे, मित्रों की बधाइयाँ देने लगे थे, और मैंने सबसे पहले घर पे फ़ोन किया था माताजी पिताजी को, और वे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे। लगभग 3-4 दिन तक इतनी खुशी थी कि नींद कम हो गई थी, खाना भी कम खा रहा था मैं, क्योंकि इतनी खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी। और बावजूद इसके आपको थकान नहीं हो रही होगी। जी, बिल्कुल थकान नहीं हुई, क्योंकि हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं। हाँ, वो जो जी, कार्य को कर लेने की पूर्णता के बाद जो जी। अनुभव होता है बड़ा कमाल का होता जी, है। जी, और अपनों के चेहरे पे खुशी आती है ना, तो उसे देखकर इतना गर्व महसूस होता है कि हम उस खुशी का माध्यम बन पाएँ, निमित्त बन पाएँ, और वही हमारी जीवन की सफलता है। बेशक, बेशक। आप अभी जी अभी बता रहे थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की, जी, और जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी डिग्री आपने की। जी, उसके बाद फिर आपका लोक सेवा में आना, तो कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट? जी। मैम मैं लगभग जो वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, तो मैं विद्वानों से लगातार सुनता रहता हूँ। भगवत गीता में भी बताया गया है कि स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, स्वधर्म की बात की गई है। तो हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है, उसका एक नेचर होता है, उसमें कुछ क्षमताएं रहती हैं जन्म से, और उसकी कुछ रुचियां रहती हैं, और उस क्षमता और रुचि के जो तालमेल, जो कोहेरेंस बैठता है, उस क्षेत्र का वह यदि चुनाव करता है, तो उस क्षेत्र में वो सफल होने की संभावना उसकी बहुत ज्यादा रहती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे विराट कोहली है, वो इतने बेहतर क्रिकेटर इसलिए हैं क्योंकि उनके मन में लगन है, जुनून है उस क्षेत्र के प्रति। वो कभी भी समय नहीं देखेंगे कि हमको क्रिकेट खेलना है तो इतने समय हमने क्रिकेट खेल लिया, अब नहीं। जबकि यदि उस क्षेत्र के लिए व्यक्ति नहीं बना रहता है, तो वो समय देखता है कि मुझे 2 घंटा पढ़ना था, पढ़ लिया, अब मन नहीं कर रहा। हाँ, तो मेरा स्वधर्म जो था, मुझे पढ़ना लिखना बहुत प्रिय था, मुझे जानना बहुत प्रिय था, मुझे समाज के लिए सेवा करने का भाव बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैंने इस क्षेत्र का चुनाव किया, और मैं अपने आप को आज मुझे लगता है कि ये मैंने सही चुनाव किया, और मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों को अपनी स्वधर्म को पहचान कर ही चुनाव करना चाहिए अपनी फील्ड का, क्योंकि यदि आप सही रास्ता पकड़ लेंगे अपने भविष्य के लिए, तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। और स्वधर्म से जुड़ा हुआ ही आत्मविश्वास होता है। हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं इससे प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे हमें यदि अपने ऊपर विश्वास है, तो वह मंजिल बहुत करीब हो जाती है अपने आप, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास रहता है, हम कर लेंगे। ये बहुत विश्वास, आत्मविश्वास की बात, जो कॉन्फिडेंस की बात है, ये स्वधर्म से ही रिलेटेड कोई दूसरा बताता है तो वो बात नहीं आ पाती, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ आता पाता। है। बाहरी परिस्थितियों से व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं हो सकता, उसकी अंतरात्मा सबसे बड़ी अभिप्रेरणा का कारक बनती है। और वो कहते हैं ना कि बाहर के लोग क्या कहते हैं उससे प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आप स्वयं से क्या बातचीत करते अंतरात्मा हैं, आपकी क्या आपकी अंतरात्मा क्या बात करती है, वो सबसे ज्यादा प्रभाव करती है। बाहर के लोग बोलते रहे आप परीक्षा निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन यदि आप अपने आप से बैठ के बात कर रहे हैं, अरे यार पेपर बहुत कठिन है, ये कैसे होगा, इतना सारा याद करना, ये वो, तो परीक्षा कभी नहीं निकल सकती। और बाहर के लोग कितना भी बोलते रहे कि परीक्षा कठिन है, आपको अपने आप से लग रहा है ना कि हम कर लेंगे, तो आप कर लेंगे। तो आपसे जैसे ये आपने बताया स्वधर्म का, जी, तो जितना मुझे समझ आया कि क्षमता और रुचि, तो जी, कह सकते हैं कि एथिक्स में हम पढ़ते हैं एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, जी, दोनों में रिलेशन होना। जी, तो
व्यक्ति में क्षमता है तो उसकी रुचि भी अगर उसी में है तो बहुत अच्छा कर सकता है। निश्चित तौर पे जी। लेकिन बच्चा कोई भी जो तैयारी करने वाला है सिविल सर्विसेज की, वो जी। स्वधर्म को पहचाने कैसे? जो एमबीबीएससी की परीक्षा या फिर यूपीएससी की परीक्षा है, इसमें कुछ कुछ क्वालिटीज चाहिए। जो कॉमन क्वालिटीज है, कोई भी क्षेत्र में सफल होने के लिए वो धैर्य, परिश्रम, ये तो है ही। एमबीबीएससी के लिए स्पेशली ये है कि आपको पढ़ने में रुचि रहे, विभिन्न जो सिलेबस के विषय हैं उनको जानने में रुचि रहे, उसको जानने के बाद स्मरण क्षमता अच्छी रहे, उन विषयों को याद कर पाना। उसके बाद आपकी लेखन शैली अच्छी रहे। आपको जब कम शब्दों में उत्तर लिखना है तो उसको सटीक तरीके से आपको लिखते आना चाहिए। दूसरा, जब व्याख्यात्मक उत्तर लिखना है 10 मार्कर, तो आपको व्याख्या करते बनना चाहिए। तो ये 2 चीजें हैं। उसके बाद जब इंटरव्यू का स्तर आता है तो आपकी वाचाल शक्ति, आपकी बोलने का तरीका, आपको आपके विचारों में जो है आप प्रस्तुत अच्छी तरीके से कर पाएं, तो ये सबसे ज्यादा आवश्यक क्षमताएं, कैपेबिलिटी। मतलब अगर किसी विद्यार्थी को अपना स्वधर्म पहचाना है या उसे लगे कि सिविल सर्विसेज में हम बेहतर कर सकते हैं, तो उसे कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो ये है कि आपकी पढ़ाई में कितनी रुचि है ना, आपको नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस या ज्योग्राफी में आपकी रुचि कैसी है, या पॉलिटिकल साइंस आपको कैसा लगता है। दूसरा है कि आपकी स्मरण शक्ति कैसी है, आप कितना याद रख पाते हैं। फिर हम बात करें तो लेखन क्षमता आपकी कितनी है, और अंत में जाकर जब इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो आप बोल कैसा पाते हैं, आप कैसे वक्ता हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और कुछ चीजें इसमें कमियां भी रहेंगी, तो कुछ चीजें प्रैक्टिस से ठीक हो जाती हैं। लेकिन रुचि यदि नहीं है तो फिर वो प्रैक्टिस से ठीक नहीं हो सकती। लेखन शैली का तो अभ्यास करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ठीक नहीं कर सकते। हाँ, मतलब जैसे 4 पॉइंट हैं तो चारों के चारों ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। जी जी। हाँ, कुछ कम ज्यादा थोड़ा बहुत चल तो जाएगा, चल क्योंकि जाएगी। जैसे विषय इतने सारे हैं, कुछ विषय रहते हैं कि जिसमें मन नहीं करता, लेकिन बाकी विषय तो अच्छे लगे आपको, पढ़ना तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अब बात तैयारी की करते हैं हम, एक जी। अच्छी रणनीति होना जरूरी है। तो ऐसे में बच्चों में देखा जाता है सीधा वो प्री का पहली बार एग्जाम देते हैं, फिर जब प्री और मेंस के बीच में जब टाइम मिलता है तो मेंस पढ़ लेते हैं। जी। आपका क्या कहना है, क्या दोनों की तैयारी साथ में करना चाहिए या पहले मेंस और फिर प्री तैयारी करनी चाहिए? मैम, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की संयुक्त रूप से तैयारी करनी चाहिए। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये रहती है, क्योंकि हम प्रीलिम्स के पेपर की तैयारी कर लेते हैं। मान लीजिए आपने प्रीलिम्स पेपर निकाल भी लिया, उसमें तो एमसीक्यूज पे आपने टिक कर लिए, निकल गया, लेकिन उसके पश्चात 3 महीने का समय है मुख्य परीक्षा के लिए। यदि आपने मुख्य परीक्षा का सिलेबस नहीं पढ़ा है तो 3 महीने में लगभग बहुत मुश्किल रहता है कि पेपर निकल पाए। लेकिन यदि पढ़ना भी है, लेखन का अभ्यास भी करना है, रिवीजन भी करना है, और इतना बड़ा सिलेबस एकदम से नहीं हो पाता कवर, तो आप कम से कम मुख्य परीक्षा का 60-70% तो लगभग कवर करके रखें, एक बार पढ़ के रखें, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़ेंगे तब जाके आपके मस्तिष्क में बैठेगा, तीसरी बार बैठेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तब। तो आप उस मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों को साथ में लेके चलें, और जब मुख्य परीक्षा पास में आ जाए, नजदीक आ जाए, तो 1-2 महीने से बिल्कुल प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दें, और फिर प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होता है तो फिर 3 महीने मुख्य परीक्षा के लिए काफी सही समय निकालें। उस दौरान बस आपको रिवीजन करना होता है, ऐसा नहीं है कि दोबारा से हम उसको पढ़ रहे हैं, नए सिरे से पढ़ना संभव ही नहीं है मुख्य परीक्षा। और नोटिफिकेशन का आप इंतजार ना करें। यदि आपको सफल होना ही है परीक्षा में, तो नोटिफिकेशन कभी भी आए, आपको अपनी तैयारी पूरी करके रखनी है। नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपकी परीक्षा निकल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आप अमित जी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर पढ़ने के लिए अंदर से मोटिवेशन आएगा। तो भाई नोटिफिकेशन का वेट ना करें और सेल्फ मोटिवेटेड हो करके अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। पूरी, अब आपने कहा कि मेंस की तैयारी पहले करें, उसके बाद प्रीलिम्स की करें, तो एक बार आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि पूरी तैयारी कैसे करना है जी, एक अच्छी रणनीति? जी मैम, सबसे पहले तो हमको जो रास्ता तय करना है, तो उस रास्ते को हम देख लें कि कैसे जाना है, फिर मंजिल आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले उस मंजिल को, मतलब रास्ते को देखने के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाइए। प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस, इन दोनों को देखिए, क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपको यह पता चल जाएगा। साथ ही साथ एक अच्छे मेंटर का चुनाव करिए, अच्छे टीचर जो उस फील्ड के विशेषज्ञ हों, काफी बच्चों को जिन्होंने निकाला हो, उस रास्ते का काफी अनुभव हो उनको,
उनका चुनाव कीजिए, क्योंकि वो आपको दिशा दिखाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण रहती है इस परीक्षा में दिशा। यदि व्यक्ति पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, यदि आप दिशा से भटक जाएंगे तो अनावश्यक पढ़ लेंगे। अच्छा अमित, यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, जी जैसे बच्चे क्या करते हैं आज के टाइम में, सिर्फ चैट जीपीटी या कुछ पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज लगा करके वो सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है विदाउट मेंटर या विदाउट कोचिंग या एक ठीक ठाक सलाह के बिना पॉसिबल है करना? मैम, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। और जो भी व्यक्ति घर बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो नॉलेज लिया है उन्होंने। हो सकता है ऑनलाइन वीडियो से सीखा हो, या फिर कोई उनके सलाहकार हो घर में, तो उनसे सलाह ली हो, तो उन्होंने सलाह तो कहीं ना कहीं से ली है, तो उनके पास मेंटर तो कहीं ना कहीं है। तो बिना मेंटर के तो कोई सीख नहीं सकता। बचपन में बोलना भी माता ही सिखाती हैं, चलना भी सिखाते हैं, तो बिना मेंटर के नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर और सिलेबस देखना है। इन दोनों को देख के और जो मेंटर हैं उनसे आपको कंटेंट के बारे में, बुक्स के बारे में पता चल जाए कि आपको ये खरीद के रखना है, ये बुक्स लेनी है। जब आप वो बुक्स ले लेंगे तो आपको क्या करना है कि वो बुक्स को पढ़ना शुरू करना है। आप पढ़ेंगे, उसको लगभग 3 बार रीडिंग करनी है बुक्स की। एक बार रीडिंग में कुछ नहीं होता, भूल जाते हैं। लगभग 3 बार आप रीडिंग करिए, उसको हाईलाइट करिए जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, और उसको फिर आप नोट्स में उतारिए। जो मुख्य बिंदु केवल वो आपकी शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, आप क्योंकि मुख्य परीक्षा जो रहती है वो लगभग 6 दिन की लगातार होती है, और उसमें बड़े बड़े नोट्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बना के रखें। और जब आप ये अध्ययन कर लें, उसके बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आप आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे का रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला काम हो जाएगा, तो वो आपको याद ही नहीं होगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। आप जो भी पढ़ें, जो व्यक्ति रिवीजन कर रहा है ना, वो निश्चित तौर पे एग्जाम निकाल लेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बच्चे छोड़ देते हैं। तो आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसका रिवीजन करें, और रिवीजन के बाद फिर आप प्रैक्टिस का आता है। जैसे प्रीलिम्स परीक्षा है तो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और मुख्य परीक्षा है तो आपको उत्तर लेखन की, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो जब प्रैक्टिस करें तो फिर अपने आप को देखिए कि आप किस स्तर पर हैं। आसपास के विद्यार्थियों से आप देख सकते हैं, जो अच्छे टीचर हैं उनको आप दिखा सकते हैं उत्तर लेखन की शैली। जो कमियां हैं उसको आप सुधार करें, आप इम्प्रूव करते जाएंगे लगातार। तो मतलब अगर हम इनसे शॉर्ट पॉइंट्स में कहें तो भाई पहले आप अपने पास सिलेबस रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखें, प्रीलिम्स है तो एमसीक्यू आपको लगाने हैं, मेंस है तो आपको आंसर राइटिंग करनी है, और इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक कड़ी है वो है रिवीजन। शॉर्ट नोट्स बनाएं और उनका रिवीजन जरूर करें, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। और आपने कहा कि कम से कम 3 बार तो आपको पढ़ना ही है। 3 बार तो आपको पढ़ना है। और ये एक मेरा अनुभव भी रहा है, जैसे अभी तक जितने भी लोगों से चर्चा हुई है और जो चयनित हुए हैं, उनका कहना कि भाई 3 बार रिवीजन तो कीजिए आप। जी, आप मोटी किताब अवश्य पढ़ लेंगे, लेकिन उसको याद नहीं रख पाएंगे जब तक आपने रिवीजन नहीं किया, क्योंकि अपने मानसिक क्षमता एक सीमित है याद करने की, दिमाग की। तो उसको जब बार बार आप फीडिंग देंगे दिमाग को, तब जाके आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज। इन सब में पढ़ लिया, सब पूरी प्रैक्टिस हो रही है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर आता है बीच में डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, और खासकर आज के टाइम में जब आपके पास फोन है और सोशल मीडिया है, तो इससे कैसे बचें डिस्ट्रैक्शन से? जी मैम, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन के जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो है फोकस। आपका फोकस जितना अपने लक्ष्य के प्रति रहेगा कि हमको ये चाहिए, तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन यदि आपका फोकस कमजोर है तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। तो डेली क्या करता था मैं कि डेली रात को दूसरे दिन का टास्क डिसाइड कर लेता था कि मुझे ये कंप्लीट करना, ये कंप्लीट करना, ये कंप्लीट करना। ये सबसे मेन लक्ष्य हो गया हमारा। उसके बाद की जो भी चीजें हैं, जैसे शरीर के लिए समय निकालना, अपने मन के लिए समय निकालना, व्यायाम करना, ये सब चीजें हैं, खाना पीना, ये सब चलेगा। लेकिन वो 3 जो काम है वो सबसे प्रायोरिटी पे है। उसके पश्चात फिर वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर डेली का टास्क डिसाइड करते रहते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, ये पहली बार ही पॉइंट आउट किया गया है अभी तक, कि भाई आप हेल्थ पे भी ध्यान दें, है ना, और शारीरिक व्यायाम और मानसिक व्यायाम दोनों ही जरूरी हैं। तो आप खुद ध्यान रखते थे इस बात का? जी, मैं निश्चित तौर पे ध्यान रखता था, क्योंकि शरीर जितना स्वस्थ है उतना स्वस्थ मन है, और स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन है, जैसे हम सुनते भी हैं। तो शरीर पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है।
उसके बाद फिर मन पे ध्यान रखना। मन यदि शांत है तो व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकता है। और जिस व्यक्ति का मन शांत है, जैसे परीक्षा पास में जब आती है तो विद्यार्थी बहुत विचलित होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो जो व्यक्ति शांत है, मेंटली पीस में है, तो मुख्य परीक्षा के समय भी वो नहीं घबराएगा। थोड़ा बहुत नॉर्मल है क्योंकि मानव प्रवृत्ति, थोड़ी चिंता होती है परीक्षा के दौरान, लेकिन आपको कंपटीशन है तो बाकी अभ्यर्थियों से आप फिर भी स्टेबल रहेंगे, फिर भी आप शांत रहेंगे। जब आप शांत रहेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे बाकी अभ्यर्थियों की तुलना। और फिर ये प्रैक्टिसेस लोग करते भी कम हैं, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं आगे ही रहेंगे अगर आप ये ऐसी प्रैक्टिसेस कर लेते हैं। तो कितना समय देना चाहिए? लगभग हम 1 घंटा निकाल सकते हैं, आधा घंटा हम फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं और आधा घंटा हम प्राणायाम ध्यान कर सकते हैं, तो आपको मन शांत। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और मैंने अक्सर कमी देखी है, मैं बल्कि कहूँगी कि 99% स्टूडेंट्स में उन्होंने कभी हेल्थ पे फोकस किया ही नहीं होता है, जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा हम इग्नोर करते हैं इन चीजों को। तो तैयारी करने आते हैं तो बहुत ज्यादा लोग इतना मोटिवेट कर देते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो व्यक्ति ना अपने शरीर को भूल जाता है। जबकि शरीर बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है तैयारी के साथ साथ। शरीर भी इम्पोर्टेंट है, मन भी इम्पोर्टेंट है, सकारात्मकता भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी चीजों को, सपने तो जरूरी है ही लेकिन अपने भी जरूरी है, तो सभी चीजें जरूरी है। बैलेंस बनाना लाइफ में बहुत जरूरी है। जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी या ग्रुप स्टडी या फिर दोनों का एक बेहतर कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। मैम, ग्रुप स्टडी भी इम्पोर्टेंट है और सेल्फ स्टडी भी इम्पोर्टेंट, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पे। हम जब ग्रुप के साथ में बैठते हैं तो हमको अलग अलग व्यूज मिलते हैं, जो लेकिन आपकी संगति अच्छी रहनी चाहिए, आपको ग्रुप बहुत अच्छा रहना चाहिए। विद्यार्थी वही ग्रुप में रखें जो उस लक्ष्य के प्रति संकल्पित है। उनका सपना केवल अधिकारी बनने का है तो आप उनको ग्रुप में शामिल करें और उनके व्यूज को जानें, वो कैसे आंसर लिखते हैं, उनकी कॉपीज को देखें, तो आपको उनसे सीखने मिलेगा वो कैसे पढ़ते हैं। इस चीज को आप ग्रुप स्टडी से सीख सकते हैं। और दूसरा सेल्फ स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको अंततः अकेले बैठ के ही याद करना है, कोई आपको याद नहीं करा सकता, तो सेल्फ स्टडी भी इम्पोर्टेंट। तो दोनों का एक ठीक ठाक संतुलन होना चाहिए। जी जी, निश्चित तौर जी। जब प्री का एग्जाम होता है तो उस दौरान बच्चे कुछ गलतियां करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि अरे वो प्रश्न गलत हो गया, वो तो मुझे आता था। तो आते हुए प्रश्न गलत होना या नए प्रश्नों में जैसे हम तुक्केबाजी भी कहते हैं, तो वो एक ठीक ठाक तरीके से हो, तो ऐसे में किन गलतियों से बचना चाहिए और किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? जी मैम, जो अभी मेंटल पीस की बात करी, सबसे पहले तो ये आवश्यक रहता है कि हम कंसिस्टेंटली अच्छी मेहनत करें। तो जब आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको परीक्षा के समय डर कम लगेगा। और यदि तैयारी करने के बाद भी डर लग रहा है तो उसको आप थोड़ा शांत करें, अपने आप को शांत रखें, और जितना आप शांत रखेंगे उतना आपका अच्छा पेपर जाने वाला है। क्योंकि बच्चे वहाँ पे सिली मिस्टेक्स करते हैं, जैसे रोल नंबर लिखने में गलती कर देंगे, क्योंकि ओएमआर शीट में गलती हो जाती है, फिर वो ठीक नहीं होती। तो आप ओएमआर शीट को बहुत आराम से भरें, शांति से भरें। और अब तो नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड की गई है, तो आपको सिली मिस्टेक से बचना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस आपने गलती करी तो आप बाहर हो जाएंगे, तो आपको उन सिली मिस्टेक से बचना है। तब ये जो मामूली सी गलती होती है, खासकर ओएमआर जो है वो आपका जाकर एक, आप खुद तो प्रेजेंट नहीं हो सकते, ओएमआर आपके बदले में जा रही है। ऐसे में अगर आप उसमें कुछ गलती कर देते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। जी। अब थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ मेंस की चर्चा करते हैं। जी, मैं मुख्य परीक्षा में जो 6 सब्जेक्ट हैं, 6 विषय हैं, उसमें आवश्यक है कि हम पढ़ें। उसके साथ साथ जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को साथ में रखें। और हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें हम यह देख पाएं कि इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। उन प्रश्नों को अभ्यास करें, लिखने का अभ्यास करें, डेली लिखने का अभ्यास करें। फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से लिख सकते हैं या फिर आप अपने स्तर पे भी प्रश्नों को लिख सकते हैं, लेकिन अभ्यास लिखने का आवश्यक है। क्योंकि वहाँ पे आप बोल नहीं पाएंगे, वहाँ तो आपको आपकी कॉपी ही भेजी जाएगी। तो आपको दो मुख्य रूप से लिखने का अभ्यास करना है, एक सटीक लिखने का, कम शब्दों में अपने विचारों को रखने का, और एक व्याख्या करने का, जो 10 मार्कर के लिए आवश्यक है।
और 7 मार्कर में आपको पॉइंट वाइज अलग अलग डायमेंशंस को कवर करना है। तो जब भी आप मुख्य परीक्षा को पढ़ें तो आप लगभग 360 डिग्री सभी टॉपिक्स को कवर करें कि उसका शैक्षणिक क्या है, योजनाएं क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, लाभ हानि, पक्ष विपक्ष, जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए अपने अध्ययन करें। तो पूरे एंगल देख लेना चाहिए कि भाई ये कहाँ से शुरू हो रहा है पृष्ठभूमि और अंततः कि इसकी सीमाएं क्या है और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। एक तो एक निष्कर्ष तक पूरा टॉपिक आपका प्रॉपर तैयार होना चाहिए। जी जी। तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जिन्हें छोड़ देना चाहिए या ठीक ठीक पढ़ लेना चाहिए ऑन एवरेज? जी मैम, लगभग 6 पेपर हैं तो समय तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको समय जो छोटी यूनिट्स हैं जिनको हम कम समय में खत्म कर सकते हैं उनको पहले कर लेना चाहिए, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो जब सिलेबस कंप्लीट होता है, क्योंकि हम यदि स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट आ लेते हैं तो वो इतना विशाल है कि वो खत्म ही नहीं हो पाता। मुख्य परीक्षा जब पास में नजदीक आ जाती है फिर लगता है कि इतना ज्यादा अभी तो बाकी है, हिंदी भी बाकी है, एथिक्स भी बाकी, ये भी बाकी, वो भी बाकी। तो सबसे पहले छोटी छोटी यूनिट्स को आप खत्म करिए और फिर जो बड़ी यूनिट है ना उनको आप नॉर्मल पढ़ के भी चले जाएंगे तब भी आपका अच्छा पेपर चला जाएगा। लेकिन आपको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए, इसमें आसानी होगी। और हिंदी का पेपर है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स आपको रेगुलर पढ़ने, एथिक्स को रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, निबंध के लिए भी थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, वीकली आप निकाल सकते हैं। और जो इसमें यूनिट्स 10-10 यूनिट है हर पेपर में, तो कुछ यूनिट्स आपको बनती हैं, कुछ यूनिट्स आपकी वीक रहती हैं। तो आपकी जो वीक यूनिट्स है ना उनको आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की जिसमें रुचि रहती है ना वो पढ़ना उसको अच्छा लगता है, उसी में वो ज्यादा समय निकाल देता है। तो आपको बैलेंस बनाना है पूरी यूनिट्स में। आपकी 10 यूनिट है, 10 यूनिट अगर एवरेज है तो आपका अच्छा एग्जाम चला जाएगा। जैसे मैंने देखा है लोगों का थर्ड पेपर बड़ा वीक होता है। जी जी। तो आप तो इंजीनियर हैं तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आई होगी? नहीं आई थी, क्योंकि वो साइंस का पोर्शन था, अब सिलेबस बदल गया है तो साइंस का पोर्शन अभी सेकंड पार्ट में इंक्लूड किया गया है। तो मेरा साइंस अच्छा था और लगभग सभी विषय जैसे मेरी रुचि अंदर से थी, तो जो मुझे नहीं आता था मैं पढ़ के सीख लेता, तो इसलिए मुझे परेशानी नहीं की। एक ये एटीट्यूड भी होना चाहिए कि कुछ नहीं भी आता है, अब चूंकि आप सिविल सेवक बनने वाले हैं तो फिर नहीं आ रहा है तो पढ़ के सीख लीजिए। इसमें ये नहीं कि हमसे तो ये बनेगा ही नहीं। जी जी। अच्छा, और मैम एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा लगातार 6 दिन होती है तो पहला पेपर सबका अच्छा चला जाता है, दूसरा पेपर अच्छा चला जाता है, तीसरे पेपर के लिए समय नहीं मिलता, चौथे पेपर के लिए नहीं मिलता, 5वें 6वें के लिए नहीं मिलता। तो आवश्यक है कि तीसरा, चौथा, 5वां ये पीछे के पेपर लगभग इतने अच्छे रहे कि हम उतने जितना समय मिलता है परीक्षा के बाद आने के 2 बजे लगभग हम आते हैं, तो उस जो आधा दिन मिलता है उतने समय में रिवीजन करके अच्छे से एग्जाम दें। अब बात आती है आंसर राइटिंग की, और आंसर राइटिंग के साथ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको 3 घंटे में पेपर ख़त्म करना है ना, शब्द सीमा भी है उसके साथ। तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट और आंसर राइटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे रखें? मैम ये जो अभ्यास है उत्तर लेखन का, ये शुरुआत में तो कोई भी अभ्यर्थी रहेगा तो लिखेगा, उससे नहीं बनेगा। तो अभ्यर्थियों को स्टार्टिंग में घबराना नहीं, धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे लिखने का तो आपकी अच्छी आंसर राइटिंग होती जाएगी। यदि आप पहले दिन से सोचें कि पहले दिन से अच्छा हो जाए, पहले दिन से अच्छा नहीं होगा। आप लगातार अभ्यास करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, उत्तर लेखन जब आप पढ़ाई करें साथ साथ में आप लिख के अभ्यास कीजिए। यदि हम ये 2 मार्क का प्रश्न बनता है भीमबेटका की गुफाएं, तो आप उसको लिखना सीखें कि अवस्थिति, ये इनकी विशेषता क्या है, ऐसे करें। और जब आपको व्याख्यात्मक उत्तर देना है कोई व्याख्या में, तो उसको भी आप अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपकी कमियां दूर होती जाएंगी। और समय प्रबंधन की बात है तो वो भी अभ्यास से ही आएगा। जब आप परीक्षा में मतलब 1.5 घंटे का समय दोनों पार्ट के लिए, तो उस 1.5 घंटे को आप डिवाइड कर लीजिए। 10 मार्कर में कितना समय देना है, 7 मार्कर में कितना देना है और 2 मार्कर में कितना, उसी टाइम लिमिट में आपको आंसर लिखना है। तो ये आप मस्तिष्क में रखिए कि आपके पास टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यदि आसानी से लिखना रहे तो सभी लिख देंगे। सही है। ये देखा भी है मैंने, जैसे एक स्टूडेंट है तो उसने मुझसे पूछा मैम मेरा पेपर छूट जाता है, तो मैंने उससे कहा कि भाई एक काम करो, 10 से 1 तुम्हारा पेपर होता है, तो तुम 10 से 1 बजे
रेगुलर अपने माइंड को प्रैक्टिस करो और लिखो। और लगभग 1-1.5 महीने बाद उसका फ़ोन आता है मेरे पास और कहता है कि मैम अब मेरा पेपर 5 मिनट पहले पूरा होने लगा। तो अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। कहते भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति ओत सुजान। अच्छा, जब हिंदी आप पढ़ रहे थे तो जैसे बच्चों को रहता है मुहावरे, अब चूंकि आपकी तो हिंदी अच्छी है तो आपको मुहावरों में ज़्यादा दिक्कतें होंगी और तमाम सारे विलोम शब्द हो या तत्सम तद्भव, लेकिन कुछ बच्चे बड़ा घबराते हैं इनसे। तो आप एक छोटी सी सलाह उनको दें कि भाई हिंदी कैसे पढ़ें और घबराना नहीं है। जी, तो हम हिंदी के पेपर में 2 भाग में अगर डिवाइड करें, कुछ पोर्शन ऐसा है कि जिनको हम निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, जैसे शब्दावली है, विलोम शब्द, पर्यायवाची। तो आप डेली डिसाइड कर लें कि हम 4 शब्द सीखेंगे, तो 4 शब्द के जो पैटर्न बना लिया आप डेली पढ़ते चलिए। इस पोर्शन को आप डेली पढ़ते चलिए। तो कुछ पोर्शन ऐसा है जो परिभाषाएं हैं, रस, छंद, अलंकार। अलंकार तो अलग हो गया, संधि, समास, तो इन सबको आप एक बार में पढ़ के रख सकते हो, फिर कभी कभी रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन जो शब्दावली है उनको आप निरंतर अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी शब्दावली है। एक साथ आप बैठ के चाहें कि आप 2-3 दिन में खत्म कर दें तो आप खत्म कर देंगे, लेकिन याद नहीं होंगी आप। तो आपको निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ में उसको पढ़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हिंदी को तो वैसे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसे मान लीजिए कि तत्सम तद्भव या विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची, तो आपकी जो भाषा है वो समृद्ध हो रही है, निश्चित तौर पर वो आपको और भी विषयों में सहायता करेगी। जी जी बिल्कुल, हिंदी अच्छा होना बहुत आवश्यक है। और खासकर अगर आप मध्य प्रदेश में लोक सेवक बन रहे हैं तो अच्छी हिंदी बहुत जरूरी है। निबंध में भी काम पड़ेगी। निबंध में भी बेशक। तो और निबंध की ही बात कर लेते हैं आप। तो निबंध के पेपर की तैयारी कैसे की आपने? मैम, निबंध के पेपर की तैयारी के लिए उसमें 2 निबंध आते हैं, एक 1000 शब्दों का आता है, एक 500 शब्दों का आता है। तो उसमें महत्वपूर्ण रहता है कि हम निबंध की शुरुआत बहुत अच्छी करें, क्योंकि शुरुआत से इंप्रेशन अच्छा जाता है चेकर के ऊपर। तो हम उसके लिए अलग अलग विषयों से संबंधित कोटेशंस तैयार कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट कहानियां तैयार कर सकते हैं, उन कहानियों के आधार पे आगे की निबंध की रूपरेखा बना सकते हैं। और फिर निबंध के पेपर के दिन जो टॉपिक हमें निबंध के लिए चूज कर रहे हैं उसके अलग अलग आयाम तैयार कर लें, कि ऐतिहासिक आयाम, भौगोलिक आयाम, राजनीतिक है ना, प्रशासनिक है, जो भी अलग अलग आयाम है उसका महत्व है, कमियां हैं, वो सब पूरी पीछे बैकग्राउंड आप बना के रखें और उसी आयाम से उस निबंध को चलने दें। क्योंकि 1000 शब्दों बनना है तो उसको पूरा पहले से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो फ्लो जो है वो टूट जाता है। तो आप पहली रूपरेखा बना लें, उसके बाद आप निबंध लिखें। ज्यादातर बच्चे क्या करते कि आखिर में जाकर निबंध की तैयारी करते हैं। नहीं, वो आखिर में नहीं, लेकिन ये है कि आप वीकली एक निबंध लिख सकते हैं, तो आपकी लेखन शैली अच्छी हो जाएगी। अब आते हैं पीएससी, एमपीपीएससी के आखिरी पड़ाव पर, जो है कि इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान एक विद्यार्थी को रखना चाहिए? मैम, इंटरव्यू हमारा परीक्षण है, हमारी व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मूल एक तो कॉन्फिडेंस है, कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें। आपका विश्वास आपकी आंखों से झलकता है, आपकी बात करने के तरीका इतना अच्छा रहे कि वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका आप सटीक शब्दों में उत्तर दे पाए, आपको घुमाना फिराना ना पड़े। आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए और सकारात्मकता रहे, आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता रहे, आपको डर ना लगे, क्योंकि प्रेशर भी कभी कभी बिल्ड होते हैं, ऐसे वो चेक करते हैं कि आप प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी आपकी कितनी अच्छी है। आखिरकार सिविल सेवक बनना है, आप प्रशासन में आने वाले, तो आपको प्रेशर हैंडल अच्छे से करना आना चाहिए। तो आप दबाव में ना आइए, सकारात्मक रहिए, अच्छे से उत्तरों को दीजिए, बस यही है इंटरव्यू के लिए। और उसमें जो डेफ आता है उसमें आपको गृह जिले की जानकारी अच्छी रहे। आपने स्नातक किया है तो उस विषय का आप कॉमन नॉर्मल पढ़ लीजिए, और आपकी जो हॉबीज हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अमित जी, आपने सत्यमेव जयते संस्थान से मेंस की टेस्ट सीरीज भी लगाई है, तो कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पे? मैं निश्चित तौर पे मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने मुख्य परीक्षा की लगाई थी टेस्ट सीरीज। तो मैं लगातार ऋषु सर के कांटेक्ट में भी रहता था, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे हम टेस्ट दे सकते हैं, कैसे हम उत्तरों को स्मार्ट स्ट्रेटजी से हम उसको कवर कर सकते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, सब चीजें मैंने ऋषु सर से सीखी। तो ऋषु सर ने और क्या क्या सिखाया आपको, क्या योगदान रहा उनका? ऋषु सर की वो जो बहुत अच्छी बात रखती है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और बच्चों की बात वो इतने ध्यान से सुनते हैं
हर बच्चे को मतलब अटेंशन देते हैं। जब भी मैंने उनसे बात करी है तो बहुत अच्छे से उन्होंने सुना है, ध्यान से समझा है और उसके बाद वो उत्तर देते हैं। और कितनी भी बिजी रहें लेकिन थोड़ा सा समय तो निकाल ही देते हैं। मतलब बच्चा आपके पास आया है तो वो खुश होके और कॉन्फिडेंट होके जाएगा निश्चित तौर पे। जी अब कुछ खास प्रश्न है जिनके बारे में आपसे जानना चाहूँगी मैं। कई बार कुछ विद्यार्थियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कहेंगे कि सीमित संसाधन है, विपरीत परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में वो विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है? जी मैम, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, मेरा यह मानना है कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा इंसान को मजबूत बनाती हैं। उसको हम सकारात्मक रूप में देख सकते हैं। जैसे विपरीत परिस्थितियां जब आती है, जब व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है और उस समय उसको अपने और परायों का भी ज्ञान होता है। विपरीत परिस्थितियां हमेशा दुख नहीं लाती, कुछ सकारात्मक चीजें भी लाती हैं। और दिनकर साहब की कुछ लाइन मुझे भी याद आ रही है। वो कहते हैं कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों का ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी ना सोता है, रहता हुआ कहीं पहाड़ों में शैलों की फटी दरारों। तो यदि आपके पास विषम परिस्थितियां आ रही हैं तो आप वो गरुड़ बनने वाले हैं। विपरीत परिस्थितियां आपको मजबूत बनाने के लिए आ रही हैं, यही कहूँगा। बहुत अच्छी बात है। आपने दिनकर साहब की इन पंक्तियों से बच्चों को प्रेरित भी किया है डेफिनेटली, और उम्मीद है कि विद्यार्थी इससे प्रेरित होंगे और ध्यान रखेंगे कि विपरीत परिस्थिति है तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। विपरीत परिस्थिति है, जैसे एक रात है तो उसके बाद में दिन होना निश्चित ही है। हमेशा वो विपरीत परिस्थिति नहीं रहेगी, तो आपको उस परिस्थिति में अपने धैर्य बनाए रखना है। निश्चित तौर पे वो समय बदल जाएगा। जैसे हमेशा एक ही परिस्थिति नहीं बनी रहती जीवन में, उतार चढ़ाव हमेशा लगे रहते हैं। तो उतार जब कभी सुख है, कभी दुख है, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी हम जीतते हैं तो कभी हारते हैं। तो जीवन इसी तरीके से चलता रहता है और हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं बनी रहती। यदि आप इस चीज को दिमाग में बैठा लेंगे कि समय बदलेगा, निश्चित तौर पे बदलेगा, तो बदलेगा और आप अपने ऊपर विश्वास रखें। आपसे बातचीत से ये भी समझ आ रहा है कि किसी भी स्टूडेंट के घर का माहौल कैसा होना चाहिए। जैसे अमित जी के व्यक्तित्व में उनके जो घर का माहौल है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, तो वो झलक के आ रही है। तो पेरेंट्स से भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि बच्चों को ऐसे ही संस्कार और सकारात्मक माहौल अवश्य दें घर में। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने काफ़ी एफर्ट तो किए लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो इन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैम, निश्चित तौर पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। विद्यार्थी बहुत प्रयास भी करते हैं, उसके बाद भी सफल नहीं हो पाते। तो मैं उनसे ये बोलूँगा कि आप अपनी गलतियों को विश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण करें कि आप किस स्तर पे आपने कुछ गलती की तो आप उसको ठीक करें। असफलता, वो जैसे बच्चन साहब की एक लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो जो कमी रहेगी उसको आप सुधार करो। और जीवन में कभी भी कुछ भी समस्या आ जाए, कोई भी परीक्षा बहुत एक छोटी सी चीज है, यदि आप परीक्षा में सफल नहीं हो रहे तो अपने आप को असफल मत मानिए। आप ये याद रखना कि जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा से। तो कोई परीक्षा में असफल होने के पश्चात भी आपको जीवन को ज्यादा महत्व देना है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, और कुछ खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है। तो हम इन पंक्तियों को याद रखें, जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा तो एक पक्षी है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात कही है आपने। और मुझे लगता है कि सिविल सेवा की जब तैयारी करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में, जैसे कि रेशु सर भी कहते हैं कि व्यक्ति से व्यक्तित्व बन जाते हैं आप, और उसके बाद आप अगर सिविल सेवक ना भी बने तो कुछ जो भी करेंगे वो बेहतर करेंगे निश्चित तौर पे। और अंत में एक मैसेज जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहें? जी मैम, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप उनका जीवन बहुत छोटा है, जीवन का समय बहुत जल्दी निकल जाता है, और हमेशा हमें यह याद रखना चाहिए कि अगले पल का भरोसा नहीं है। तो हम इतनी चिंताओं में, इतनी हताशाओं में जीवन को ना व्यतीत करें।
हमें जो मिला है उसके प्रति हम आभार व्यक्त करें। यदि आपका स्वस्थ शरीर है, आपकी सांसें चल रही हैं, तो जीवन असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। काफी कुछ है करने को, देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए बहुत कुछ है। जिस प्रकार से एक सूर्य निरंतर निस्वार्थ भाव से अपना प्रकाश बांट रहा है, नदियां निस्वार्थ भाव से जल बांट रही हैं, वृक्ष फल बांट रहे हैं, तो आप भी जीवन में दूसरों को खुशी दे सकते हैं, अच्छे शब्द दे सकते हैं, अच्छे विचार दे सकते हैं, लोगों का सहयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहिए और प्रसन्न रहिए। बहुत बढ़िया अमित जी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।